आदाब। मैं हूँ गौस सिवानी। कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जो काम बहुत मुश्किल माने जाते हैं उनमें से एक यूपीएससी के इम्तिहान को क्वालिफाई करना भी समझा जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख समीउर रहमान साहब, जिन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ इस मंजिल को पार किया है। शेख समीउर रहमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये मंजिल पार किया, लेकिन इसमें इस इम्तिहान में शामिल होने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की शर्त होती है। तो जी, उस ग्रेजुएशन तक की आपकी तालीम कैसे हुई, ये मंजिल आपने कैसे तय की? जी। सबसे पहले सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। मेरी जो सबसे तालीम जो रही है वो बीटेक रही है ग्रेजुएशन में। मैंने अच्छा। एनआईटी रायपुर से बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एनआईटी रायपुर जो छत्तीसगढ़ का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, हम्म। 2010 में किया। उसके बाद मैंने 2.5 साल आईटी सेक्टर में जॉब भी किया। 2.5 साल जॉब करने के बाद जो है मैंने फिर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। कुछ 1 साल तक मैंने जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करी। फिर लगने लगा कि नहीं, अब इस इम्तिहान को पूरी डेडिकेशन की ज़रूरत है। तो फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद डेडिकेटेडली इसके लिए मैंने प्रिपरेशन की। उसके पहले जो मेरी स्कूलिंग रही है वो पत्थल गांव जो छत्तीसगढ़ में है, एक छोटा सा अच्छा। गांव है। शुरुआत वहां से हुई, बहुत छोटे स्कूल से हुई। मेरे जो फादर हैं वो इंजीनियर हैं, इरिगेशन से रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। तो वो पत्थल, उनकी गांव में पोस्टिंग होती थी तो छोटे छोटे गांव स्कूल से स्टार्ट किया। हम्म। तो धीरे धीरे शहर के स्कूल में आए तब भी एक डर सा रहता था, बट उसके बाद जब जब कॉलेज तक पहुंचे तब जाके थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कुछ हम भी कर सकते हैं। उसके बाद तो मैंने कॉलेज, हाँ, जी फिर कॉलेज का। कॉलेज किया मैंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया। कैंपस में अच्छा। ही सिलेक्शन हो गया था कॉन्ग्रेजेंट में, तो कैंपस से ही मैंने आईटी सेक्टर में जॉब किया। बट एक हम्म। 1.5 साल बाद लगने लगा था कि हाँ, कुछ बड़ा करने की एक चाहत थी अंदर। तो इसलिए फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरफ अपना इंटरेस्ट मोड़ा। तो फिर आपका ये यूपीएससी का सफर कैसा रहा? कैसे आपने इस मुश्किल मरहले को तय किया? शुरुआत तो बहुत मुश्किल से हुई, जैसे अब सब जानते ही हैं। शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होता है इस प्रिपरेशन में, कुछ पता नहीं होता। जो कोर्स है वो बहुत बड़ा दिखता है, बुक्स के बारे में जानकारी नहीं होती। तो गाइडेंस बहुत लोगों ने दिया मुझे, और बहुत जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने भी दिया, कुछ दोस्त थे, कुछ सीनियर थे उन्होंने दिया। साथ साथ मैं पहले जॉब के साथ साथ 1 साल प्रिपरेशन किया, तो वो वक्त मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे डिफिकल्ट वक्त में से एक था। मैं सुबह 6 से 9 तक ट्यूशन करता था। 9 बजे मैं सीधे भागता था दिल्ली में करोल बाग से मेट्रो पकड़ के गुड़गांव। वो एक एक सवा घंटे का सफ़र रहता था। फिर वहाँ 10:30 से मैं जॉब ज्वाइन कर लेता था। वहाँ से फिर 10:30 से रात को 7 बज जाता था निकलते हुए, और वापस आते आते 9 बज जाता था। उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी होती थी यूपीएससी की। तो फिर मैं रात तक पढ़ाई करता था। बिल्कुल कुछ भी वक्त नहीं निकालना किसी और चीज़ के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सब लोग जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे होते थे वो जॉब छोड़ के कर रहे होते थे, तो वो बोलते थे कि ऐसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, और ये इस तरह से नहीं निकलता। बट फिर भी मैंने 6-7 महीने ट्राई किया। उसके बाद फिर मुझे जब लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। ये उतना हम्म। डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग बनाते हैं लोग। उसमें हम जब कोर्स हम पहली बार उठाते हैं, हमको इतना डर लगता है देख के, बुक्स देख के इतनी डर लगता है, उतना डरने वाली चीज़ नहीं है ये। और अगर कोई मेहनत करे, कोई एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, तो आसानी से वो निकाल सकता है एग्जाम। तो जब मुझे वो कॉन्फिडेंस आया तो मैंने रिजाइन कर दिया। उस वक्त मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी, एक तरह से अपने जो डेटा एनालिटिक्स का सेक्टर है मेरा था, उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन में था। वो नया फील्ड था उस टाइम। अभी ये फील्ड बहुत अच्छी पैकेजेस दे रहा है। उस टाइम भी मेरा माशाल्लाह, मैं अल्लाह से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो अच्छा पैकेज था उस टाइम भी। तो वो डिसीजन मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था। मेरे घर वालों ने भी बोला कि हमको कोई भी आप, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं, लोग घर वालों से प्रेशर होता है प्रिपरेशन का, मेरे में उल्टा था कि मेरे में किसी घर वालों ने हमेशा मना किया कि यूपीएससी मत करिए, आपका जॉब है ऑलरेडी, अच्छा खासा पैकेज है, पैकेज बढ़ रहा है, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी में गवर्नमेंट सर्विस में कुछ नहीं रखा। बट फिर भी मेरे अंदर एक जोश था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं देश के लिए करूँ कुछ। जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे होते हैं विदेशी क्लाइंट्स के लिए, मुझे लगता था कि हाँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अब
एक रिस्क लिया जाए लाइफ का। तो बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त, मेरी तबीयत भी खराब हो गई। हाँ, तो वो जो पीरियड था वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा स्ट्रगल का। बट ये सब मौके आते हैं जिंदगी में जब आपको दो राह में छोड़ दी जाता है, आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ते हैं। तो वो बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए। फिलहाल आप किस ओहदे पर फायज हैं? नेचर ऑफ जॉब क्या है? क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? अब मैं एक IITS ऑफिसर हूँ, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। हमारी जो है इंडियन रेलवेज की जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक एंड डिफिकल्ट सर्विसेज में आती है। सिविल सर्विसेज की भी एक, अगर आप यूनिफॉर्म सर्विस को छोड़ दें तो काफ़ी हेक्टिक सर्विस में आती है। राइट नाउ मेरा जो जॉब है वो है सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर, जो कि DRM सेफ्टी भी बोलते हैं इसे। हमारा डिवीजन जो कि 12-13 जो यूपी के ईस्टर्न पार्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको मिला के लखनऊ डिवीजन बना हुआ है। तो उसकी जो सेफ्टी है उस डिपार्टमेंट को मैं देखता हूँ। तो उसमें मुझे हमारे जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं तो इंश्योर करना होता है कि वो जो सारा प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं वो सेफली फॉलो कर रहे हैं। रेलवे आप कुछ देखा जाए तो एक एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे डिवीजन से रोज करीब 100-150 ट्रेनें निकलती हैं। हर ट्रेन में आप 2000-3000 लोग, तो अब रोज आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है करीब 20-30 हजार लोगों की। और रेलवे में एक छोटी सी अगर चूक हो जाती है किसी से, एक छोटा सा क्रैक हो जाता है, उससे भी जो है एक्सीडेंट की गुंजाइश होती है। खुदा ना करे कभी इस तरह का मुझे देखने का मौका मिले। तो इसलिए ये जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। हमारे इंस्पेक्शन हमें बहुत सारे करने होते हैं, करवाने होते हैं सबसे। साथ साथ हमें औचाक जो बोलते हैं, जो सडन इंस्पेक्शन होते हैं वो करने होते हैं। एम्बुश चेक करने होता है जब पकड़ा जा, जो हमारा जो स्टाफ है वो रात को 2 बजे 3 बजे भी अलर्ट मोड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब हमको चेक करने होते हैं। हमारे मेरे अंडर टीम है मेरी सेफ्टी काउंसलर्स की, उनको लेके मैं जनरली फील्ड में रहता हूँ और इंश्योर कर रहा होता हूँ कि जो सारे जो रेलवे के लोग हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके इसके पहले जो IITS का जॉब है वो बिजनेस जो रेलवे का है वो हमारी सर्विस में देखा जाता है। तो इसके पहले मेरा ऑपरेशंस में था। ऑपरेशन जो है जो गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन है वो डिवीजन का हमारे अंडर रहता था। तो देखा जाए तो एक तरह से जो रेलवे का अर्निंग पार्ट जो होता है जिससे हम रेवेन्यू कमा रहे हैं वो IITS ऑफिसर्स को ओवरसी करना होता है कि रेलवे सबसे ज्यादा अर्निंग करे, जिससे हम और भी अच्छी सेवा जो है अपने नागरिकों को दे सकें। तो ये भी हमारी जॉब की प्रोफाइल है। शेख समीउर रहमान साहब, आपने यूपीएससी जैसा अहम इम्तिहान निकाला है। आमतौर पे ये समझा जाता है कि बहुत ही मुश्किल है, और शायद इस वजह से और भी मुश्किल हो जाता है कि सीटें कम होती हैं और कैंडिडेट लाखों में होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये माना जाता है कि जो बहुत ही ज़हीन होते हैं ऐसे ही स्टूडेंट्स इसे निकाल सकते हैं। तो जी आपको जी। क्या लगता है कि एवरेज जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एवरेज समझबूझ वाले हैं, जी। तो क्या उन्हें इसकी तैयारी में अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये मैं बिल्कुल गलत सोच है अगर कोई ऐसा सोचेगा कि एवरेज लोगों को नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एग्जाम उल्टा है। इस एग्जाम में जो एवरेज जो है मेंटली, जो एवरेज है बट मेंटली वो ज़्यादा स्टेबल है, और जो इमोशनली वो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा इसमें सफल हो सकता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो टॉपर रहे हैं, जो IIT के टॉपर रहे हैं, मगर ये एग्जाम निकालने में सफल नहीं हो पाते हैं। जो छोटे कॉलेजेस से आते हैं और हम्म। वो जो 3 साल 4 साल लगे रहते हैं वो इस एग्जाम में ना सिर्फ निकालते हैं बल्कि टॉप भी करते हैं। तो ये हम्म। एक्चुअली यूपीएससी का जो एग्जाम है वो एवरेज लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। इसका जो आप देखेंगे कोर्स भी जो है वो जी। उतना 10th 11th 12th जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसकी बुकलेट से 10th 11th 12th की अगर अच्छे से कर लें आप लोग तो उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस या बहुत टफ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, आपके ऐसे अंदर परसिवरेंस जो बोलते हैं हम वो होना चाहिए। क्योंकि इसकी पढ़ाई ऐसी ही है कि आप 3 महीने में खत्म कर दें, 6 महीने में खत्म कर दें। मैंने 2012 में स्टार्ट किया था, 2015-16 में मुझे सफलता मिली। ऐसे कई लोग हैं जो 6-6 साल मेहनत करते हैं। इसमें परसिवरेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और इसमें आपको जो एग्ज़ाम मांगता है वो समझ के वही डिलीवर करने की ज़रूरत है। तो इसमें एवरेज जो बच्चे हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते मेहनत करें, बशर्ते वो लगे रहें, और बशर्ते वो किसी और चीज़ में ना अपने प्रिपरेशन के बीच में कहीं और भटक जाए।
समीउर रहमान साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई तैयारी करना चाहता है, जी, जी। अ, आज स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में हैं जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अभी स्कूल में हैं लेकिन वो जी। चाहते हैं कि कॉलेज में आए, उसके बाद से वो इस हुँ। फील्ड में आए, तो आपका ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा है? जी, सबसे पहले तो जो ग्रेजुएशन के बाद ही इसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। आपको आपके अपने ग्रेजुएशन में पूरी तन्मयता और पूरी कंसंट्रेशन के साथ ग्रेजुएशन आपको पूरी करनी है, जिस भी फील्ड में करना चाहें। स्कूल से आप स्टार्ट कर भी दें, तब भी आपको उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप 9, 10 से 11, 12 से आप पढ़ाई चालू कर दें। आप स्कूल में अच्छा पढ़ाई करें, कॉलेज में अपना अच्छा पढ़ाई करें। कॉलेज खत्म होने के बाद या कॉलेज खत्म होने के 1 डेढ़ साल पहले आप अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लें। न्यूज़पेपर आप पहले पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पापा ने मुझे न्यूज़पेपर बहुत बचपन से देना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो शायद मैं 5th या 4th क्लास से ही पापा से डिस्कशन करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे घर में माहौल वैसा मिला मुझे। तो वो आप करवा सकते हैं, अगर अपने बच्चे को करना चाहें तो न्यूज़पेपर की, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर थोड़ा पहले से पढ़ लें। और जो स्कूल की एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो पहले से पढ़ लें। लेकिन बाकी मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि आप पहले से यूपीएससी तैयारी चालू कर दें। ग्रेजुएशन करें अच्छे से, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ। अपने लाइफ में लेसन्स होते हैं ग्रेजुएशन में बहुत सारे जो आपको लर्न करने होते हैं, तो वो आप खत्म करने के बाद ही आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें। यूपीएससी की तैयारी फिर उसके अलग स्टेप्स हैं, जो कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप चालू कर सकते हैं। मगर ये है, न्यूज़पेपर प्लस एनसीईआरटी आप पहले कर सकते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में ये इंतज़ाम है कि जो पसमानदा तबका है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए 27% रिजर्वेशन होता है। जी। तो ऐसे लोगों के लिए जो रिजर्वेशन के हकदार हैं, जी। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ खास इसमें सहूलतें हैं कि वो ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं? क्या हो सकता है ऐसे लोगों के लिए? कुछ इस बारे जी। में आप बताएँ। देखिए, रिजर्वेशन जिनके लिए अवेलेबल है उनको तो बिल्कुल इस चीज़ का रिजर्वेशन बनाया इसलिए गया है कि जो नीचे तबके में है वो ऊपर आ सकें, वो सबके साथ जो है आगे बढ़ सकें। जिनको हुँ, है अवेलेबल उनको ज़रूर इसको करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें अगर आप फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, जैसे कुछ नहीं कर पाते, तो आजकल ऑनलाइन जो है बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने लगे हैं। पहले जो ज़माना अलग था, जो आपको दिल्ली जाके कोचिंग करनी पड़ती थी, आपको ट्यूशन फीस भरनी पड़ती थी। अब अगर कोई बहुत डेडिकेटेड हो, तो वो ऑनलाइन ही बहुत सारी बुक्स मिल जाएँगी उसे, और बहुत सारे उसमें मटेरियल मिल जाएँगे, न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन मिल जाएगा। तो वो ऑनलाइन पढ़ते-पढ़ते ही आगे बढ़ सकता है इस चीज़ में। तो जो अगर आप लगता है कि हाँ, हम हमारे पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं और हम नहीं कर सकते, तो वो भी दिमाग से ख़्याल हटा दें। वो दिमाग से बिल्कुल ख़्याल हटाएँ, जिसके अंदर जोश हो, जज़्बा हो, वो कितनी भी रिसोर्सेज़ में कर सकता है। ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हमारे बैचेज़ में भी रहे हैं, और हर बैच में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम में टॉप किया, और वो पसमानदा कम्युनिटी से भी थे, हमारे मुस्लिम में भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, हमारे बैच में भी हम गिना देंगे बहुत लोग थे। तो जिनके पास, जिनको अवेलेबल हो रहा है रिजर्वेशन, उनको ज़रूर इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि हाँ, वो कर सकते हैं। और स्पेशल ऐसा कुछ तो है नहीं, बस जो रिजर्वेशन है वही एक तरह से एक सहूलियत है। स्पेशल, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली में है, हमदर्द की भी कुछ क्लासेस होती हैं, और जेएनयू में भी कुछ क्लासेस होती हैं। मेरे ख्याल में और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ जहाँ जो है स्कॉलरशिप देके यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी में भी, जैसे मैंने हमदर्द बताया, जामिया बताया, जामिया बताना भूल गया था। जामिया का भी अलग से एग्ज़ाम होता है, उसका सर्च करें, साल में 1 बार एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर एंटर कर जाएँ तो स्कॉलरशिप के साथ आपको रहते हुए आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर जज़्बा है अंदर, तो लोग सर्च करके खुद बढ़ सकते हैं आगे। और ज़कात फाउंडेशन भी इसमें मदद करता है। जी, ज़कात फाउंडेशन भी इसमें मदद करता है। और साथ-साथ मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे जो सेलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स हैं, तो हमारा ग्रुप्स है, हम लोग भी मदद करने में हमेशा ही तैयार रहते हैं। हमेशा आप अगर देखें, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, वो पीछे पड़ के कहीं न कहीं से कॉन्टैक्ट निकाल के हमसे बात ज़रूर करते हैं। और मैं भी हुँ, पर्सनली, मैं सोशल मीडिया में हर जगह अवेलेबल हूँ। किसी को भी कभी भी अगर डाउट होता है, मुझे सिर्फ़ मैसेज डालता है, मैं उसको खुद कॉल करके जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर करते हैं। चाहे वो कहीं किसी, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ कम्युनिटी देख के केयर, किसी भी हुँ, कम्युनिटी के कोई भी लोग हों, हमें कॉन्टैक्ट करें, ढूँढें, और वो ज़रूर हमें हेल्प की जाएगी उसमें। हुँ, जी। आजकल
शहरों में तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारियां कराते हैं। अ, और शहर के लोगों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ बहुत सहूलतें भी होती हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं या कस्बे हैं या गांव से लोग आते हैं, जी। पहले तो उनके लिए कॉन्फिडेंस भी एक होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है इसके लिए। हम्म, फिर आमतौर पे इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो उसके उसका भी उनके साथ मसला रहता है। तो जरूर जरूर। अगर ये गाँव से जो लोग आना चाहते हैं, छोटे कस्बों से आना चाहते हैं और हम्म, वो इस इम्तिहान में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, ऑनलाइन आजकल एक बहुत बड़ा पावर हो गया है। बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। क्लासेस हुँ, ना करें तो आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स घर से पढ़ सकते हैं। घर से अगर आप पढ़ना चाहें, गांव में भी इंटरनेट कनेक्शन आजकल मिल गए हैं। पर यह है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी उसमें। मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और साथ साथ हुँ, अगर आप घर में अगर गांव से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आपको एक अपना ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। ग्रुप या किसी से आपको मशवरा लेना पड़ेगा, गाइडेंस लेनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि सिर्फ घर में बैठे बैठे पढ़ें तो किसी से कांटेक्ट में ना रहें। सबसे कांटेक्ट में लेके सबसे एडवाइस लेते हुए आप घर में बैठ के किसी भी कोने से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जो आके ट्यूशन कर रहा है उसके लिए थोड़ा आसान है। मैं मैं ये नहीं कहूंगा कि बिना ट्यूशन के ही सब कर लें। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास हुँ, अगर वो आए, वो दिल्ली में आए, उससे कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ेगा और बाकी चीजें भी बढ़ेंगी। अगर रिसोर्सेज हैं तो जरूर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी जो आजकल जो अच्छी कोचिंग चल रही है। बट अगर नहीं है रिसोर्सेज, तब भी घर में बैठ के ऑनलाइन 10 या 15 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको ना सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं बट गाइडेंस भी देती हैं। और साथ साथ अच्छा। हम बहुत जो पुराने लोग हैं जो दिए हुए हैं एग्जाम, वो भी इस चीज में गाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जरूर इस तरह का करें और ग्रुप्स में बना के आप कर सकते हैं घर से भी प्रिपरेशन। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल आप जानते हैं कि मदरसों में तो उमूमन दीनी तालीम होती है, उसी पे ज़ोर दिया जाता है। हम्म। और असरी तालीम या जो आज के हालात के मुताबिक तालीम है, अब धीरे-धीरे उसे भी शामिल किया जा रहा है कोर्सेज़ में। जी। तो वो राइट। भी तालीम होने लगी है। लेकिन जी। मदरसों के बच्चों के अंदर भी ये जज़्बा होता है और जिद्दोजहद करना चाहते हैं वो हम्म। और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका कोई मशवरा जो मदरसा बैकग्राउंड है, लेकिन जी। वो जी। उनके वो जाना चाहते हैं यूपीएससी में? देखिए, बैकग्राउंड जो है, कोई भी आपका बॉटलनेक नहीं होगा। अगर मदरसे के बैकग्राउंड के भी लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो इस दिमाग से इस चीज को बिल्कुल सब निकाल दें कि क्योंकि मदरसे से हैं तो हम शायद नहीं कर पाएंगे इस तरह से। अगर आप मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, तो रास्ते खुद ब खुद निकलते आएंगे। अल्लाह ताला से जो आगे के इतने सारे रास्ते हैं वो खुद निकल के आते जाते हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन, मैंने बात की, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत लोग मदरसे के साथ साथ मैं और भी जो एजुकेटेड लोग हैं, वो भी अगर आप ग्रुप बना के आप जैसे हम लोग भी कुछ लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि फ्री में सबको जो है सबको जाके जो भी गाइडेंस की जरूरत है दें। उस तरह के भी जो एजुकेटेड लोग हैं, वो भी हेल्प करके मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गाइड कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो है हमारी प्रिपरेशन आजकल आगे बढ़ चुकी है, तो उसको भी अगर हम मदरसे में ये अवेलेबल करा दें, तो एटलीस्ट तब भी उनको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। रही बात कुछ ज़रूरी चीज़ों की जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसे परसिवियरेंस को मैंने बताया, हार्डवर्क बताया, वो ज़रूरत है। साथ साथ जैसे आपने बोला इंग्लिश की ज़रूरत, तो लैंग्वेज में कमांड बहुत ज़रूरत होती है यूपीएससी में। आप ये देखेंगे कि यूपीएससी का में इतने सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं। अगर आपने पढ़ लिया बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो, चाहे वो इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे किसी लैंग्वेज में, तो वो आपको मार्क्स उस तरह से नहीं मिल पाएंगे। तो ये ज़रूर है कि जब जब भी जो भी किसी भी बैकग्राउंड से स्टार्ट करे, लैंग्वेज के ऊपर कमांड ज़रूर अपनी रखे। रिटर्न कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और इंटरव्यू में ओरल वर्बल भी इम्पोर्टेंट होता है। रिटर्न का कमांड इंग्लिश हो या हिंदी हो या कुछ भी, जो भी लैंग्वेज हो आपकी, उसमें ऐसा रखें कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन जो है करीब, हर क्वेश्चन में 100 वर्ड होते हैं, तो 2000 वर्ड तक लिखना पड़ जाता है। उतने फास्ट, उतने जल्दी क्वेश्चन को समझना, पढ़ना और आंसर करना, बस यही एक की है जो लोग उतना नहीं डेवलप कर पाते। लोग पढ़ लेते हैं बुक्स, घर में बैठ के पढ़ लेते हैं ऑनलाइन, बट वो जो रिटर्न स्किल है, जो लिखने की क्षमता है, वो नहीं डेवलप कर पाते। तो आप कहीं से भी करें प्रिपरेशन, ये हमेशा याद रखें कि अल्टीमेटली जो है आपकी आंसर शीट्स ही जज की जाएंगी कि आपको कितना मार्क्स मिलता है।
तो ये हमेशा सब याद रखें, अगर इस की को पकड़ के चलें तो बहुत सारे लोग आई थिंक इसमें सफल होने में कामयाब होंगे। शेख समीउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने अहम मशवरे दिए हमें, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑडियंस तक ये बात पहुंच सके। आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदा हाफिज़। खुदा, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बुलाया आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।